आइए इस गद्यांश के माध्यम से हम शिक्षा के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा मनुष्य को मानवता का सच्चा स्वरूप प्रदान करती है। शिक्षा मनुष्य को मानवता का सच्चा स्वरूप प्रदान करती है, यानी एक मानव में मानवता का आवाहन करती है। एक मानव में मानवता का समावेश करती है। एक मानव में मानवता प्रविष्ट करती है और ये काम शिक्षा करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है, क्योंकि मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा गया है। पशुओं को विवेकशील प्राणी नहीं कहा गया है। आप देखेंगे कि पशुओं के बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है कि वह अपने माँ का दूध कैसे पीना है। अगर उसकी माँ नदी को पार कर रही हो तो पशुओं के बच्चे को यह सिखाना नहीं पड़ता है कि अपने माँ के पीछे पीछे कैसे तैर कर वह नदी को पार करे। वह खुद कर लेता है। लेकिन मनुष्य के बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा गया है। और पशुओं में कुदरत ने उतना ज्ञान उसमें डाल करके भेजते हैं जिससे कि वह अपने जीवन संबंधी कार्यों को कर पाए। लेकिन हम सबों को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कामों को करने के लिए उस काम से जुड़े अनुभव को लेना होता है। इसीलिए कहा गया है शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिक्षा से विहीन मनुष्य पशु है। यानी ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है कि शिक्षा से विहीन मनुष्य जो है वो पशु है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए शिक्षा अनिवार्य है। प्रत्येक मनुष्य के लिए शिक्षा अनिवार्य है। नर और नारी दोनों मिलकर ही सुदृढ़ समाज की नींव रखते हैं। नर और नारी, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर ही सुदृढ़, सुंदर और सभ्य समाज की नींव रखते हैं। एक सभ्य समाज की नींव जो है, आधार जो है, वह नर और नारी दोनों है। स्त्री के बिना पुरुष समाज अधूरा है। स्त्री के बिना पुरुष समाज अधूरा है। यानी स्त्री पुरुष का पूरक है और पुरुष स्त्री का पूरक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो दोनों पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन दोनों जब अलग है तो अपने आप में दोनों पूर्ण नहीं है। इसीलिए कहा गया है स्त्री के बिना पुरुष समाज अधूरा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं और समृद्धि का निवास होता है। यानी ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं और समृद्धि का निवास होता है। वहाँ देवता निवास करते हैं। वहाँ धन धान समृद्धि भरा पूरा होता है। इसलिए प्राचीन समय में भारत में नारियों की शिक्षा को महत्व दिया जाता था।
प्राचीन समय में भारत में नारियों की शिक्षा को महत्व दिया जाता था कि नारियों को शिक्षित करना है, नारियों की शिक्षा पर काफ़ी बल दिया जाता था। भारत कई वर्षों तक मुग़लों और अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। विदेशी शासकों ने यहाँ की शिक्षा और संस्कृति को प्रभावित किया। विदेशी शासकों द्वारा नारियों का शोषण किया गया, यानी विदेशी शासकों ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया। यहाँ की शिक्षा इससे काफ़ी प्रभावित हुई, यहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने नारियों का शोषण भी किया, यानी विदेशी शासकों के द्वारा नारियों का शोषण हुआ। इसी का परिणाम है, इसी के परिणाम स्वरूप बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इसी विदेशी शासकों के द्वारा नारियों के शोषण का परिणाम है बाल विवाह, उसका परिणाम है सती प्रथा। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उनको घरों की चार दीवारी में बंद करके रखा गया कि स्त्रियों को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए घरों की चार दीवारी के अंदर जो है उसे बंद करके रखा गया, बाहर निकलने से रोका गया। और इस प्रकार से हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज बन गया, पुरुष की प्रधानता हो गई। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नारी को पुरुष के समान पूरे अधिकार दिए गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारतीय नारी को पुरुष के समान पूरे अधिकार दिए गए। स्त्री की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा गया। आज वर्तमान में लड़कियों को लड़कों के समान समझा जाता है। आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि हर क्षेत्र में नारी ने पुरुषों से आगे ही कदम रखा है। आज आप देखेंगे तो लड़कियों को लड़कों के समान समझा जाता है। आज ये दोनों के बीच भेदभाव नहीं समझा जाता है। आज कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी परिवार में लड़का पैदा हुआ है या लड़की, दोनों के पैदा होने पर समान रूप से खुशियां मनाई जाती है। ये उस परिवार में विशेषकर ऐसा होता है जहां शिक्षा है, और जहां शिक्षा का अभाव हो वहां की कल्पना तो नहीं की जा सकती है। वहां अभी भी शायद लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। लड़कों के जन्म लेने पर खुशियां मनाई जाती है और लड़कियों के जन्म पर शोक मनाया जाता है। लेकिन शिक्षित परिवार में अब ऐसा नहीं होता है। आज लड़के हो या लड़की, दोनों समान रूप से आगे बढ़ सकते हैं, अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि हर क्षेत्र में नारी ने पुरुषों से आगे ही कदम रखा है। अब इतना ही नहीं, नारी तो पुरुष से भी आगे जा रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी उषा आदि महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इन सारे महिला उदाहरण के रूप में हमारे आपके बीच जो ये प्रमाणित करती है कि अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वह
को पीछे छोड़ सकती है, पुरुषों से भी बहुत आगे जा सकती है। यही अवसर उसे पहले नहीं मिल पाता था, जिसके वजह से वह अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाते थे। उसकी प्रतिभा उसके अंदर ही दफन हो जाती थी, उसकी प्रतिभा उसके अंदर ही कुंठित होकर रह जाती थी। लेकिन आज जब नारियों की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, तो नारी भी अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने की कोशिश करती है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उच्च स्तरीय रूप में कर पाती है। इस प्रकार इस गद्यांश को देखेंगे तो इस गद्यांश में शिक्षा पर बल दिया गया है और विशेषकर नारियों की शिक्षा पर बल दिया गया है। यानी यह गद्यांश एक तरफ हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और दूसरी ओर यहाँ पर नारी के शिक्षा पर बल देती है। तो वर्तमान समय में हमने जो पाया कि बच्चे जो इस गद्यांश को पढ़ते हैं, तो गद्यांश में पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर जाकर के गद्यांश के अंदर उसका आंसर ढूंढते हैं, उत्तर ढूंढते हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है। बच्चों को चाहिए कि गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, गद्यांश को पहले समझें कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, लेखक इस गद्यांश से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यदि इस गद्यांश को पढ़कर हमें इसका केंद्रीय भाव स्पष्ट कर लें, समझ में आ जाए, तो हम इसका शीर्षक चुन सकते हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका उत्तर सही दे सकते हैं। तो गद्यांश का भाव समझना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये तभी समझ सकते हैं जब उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ने का अर्थ होता है कि हम पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, क्योंकि पढ़ना भी एक कला है और उस कला को अगर हम सीख जाएं, बच्चे अगर इस कला को सीख जाए कि गद्यांश को कैसे हम पढ़ें, उस गद्यांश के केंद्रीय भाव को कैसे समझें, उस गद्यांश का निचोड़ क्या है ये कैसे समझ पाएँ, तो वह एकदम आसानी से उससे जुड़े सभी सवालों का उत्तर दे सकते हैं।